हेलो बच्चों, डेली करंट अफेयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जो आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में बात करूंगा। तो डेली मैं आपका करंट अफेयर अपडेट कराता हूं, उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला न्यूज हमारा, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंक हुई 85। भारत की रैंक 85 हो चुकी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला है, गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित किया गया दिव्या कला मेला। दिव्या कला मेला का जो आयोजन हुआ कहाँ पे, गुजरात के बड़ोदरा के अंदर किया गया है दिव्या कला मेला, और इसकी जो यहाँ पर हमने कहा इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, लेबनान की संसद ने जोसेफ आन को देश का नया राष्ट्रपति चुना। तो जो यहाँ गतिरोध चल रहा था लेबनान के अंदर, उसका नया राष्ट्रपति किसको बना दिया गया है। तो बहुत दिनों के बाद 2 साल राजनीतिक गतिरोध के बाद यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं जोसेफ आन। ठीक है, नेक्स्ट है, फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया। महाकुंभ बीमा लॉन्च किया गया है, जो महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए इंश्योरेंस लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा और फोन पे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ओपन नेटवर्क एग्रीकल्चर के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया। तो गूगल क्लाउड के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एग्रीकल्चर के लिए नेटवर्क, ओपन नेटवर्क एग्रीकल्चर के लिए समझौता किया है गूगल क्लाउड के साथ। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया। तो विशाखापत्तनम के अंदर जो है देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला न्यूज है, ब्लू ओरिजिन ने अपना नया गलेन रॉकेट लॉन्च किया। ब्लू ओरिजिन के द्वारा अपना नया रॉकेट गलेन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये नया रॉकेट है जो उसका लॉन्च किया गया है ब्लू ओरिजिन के द्वारा। अगली न्यूज है, मुंबई में आयोजित होगा थर्ड आई फिल्म महोत्सव। तो थर्ड आई फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा थर्ड आई फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में कुंभावनी चैनल का किया गया अनावरण। तो जो रेडियो चैनल है कुंभावनी चैनल का अनावरण किया गया है कहाँ पे, तो प्रयागराज के अंदर जो कुंभ के अंदर इस चैनल का अनावरण किया गया है, इसका नाम है कुंभावनी। ठीक है, कुंभावनी चैनल। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों के तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की। तो जो नारकोटिक्स विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर और तस्करी पर रोक लगाने के लिए बैठक की गई है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, इसकी अध्यक्षता किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 2025 में 6.6 लगाया। तो 2025 में जो आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 6.6 लगाया गया है। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले जो है प्रतिदिन के आपके जो न्यूज होते हैं उसको अपडेट कराता हूं, उसके बाद उसके जो संबंधित प्रश्न होते हैं प्रश्नों को कराता हूं। ठीक है, तो आप देखिएगा पहला प्रश्न क्या हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 2025 में किसने लगाया। ठीक है, कितना लगाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 2025 में भारत के विकास दर का अनुमान लगाया गया है, कितना लगाया गया है 2025 के लिए। तो ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारतीय आर्थिक विकास दर इसका जो अनुमान लगाया गया है, कितना लगाया गया है 2025 और 26 के लिए। ठीक है, तो ये लगाया गया है 6.6% और 6.6% से लेकर 6.7% तक अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर होगी वो 6.6 से लेकर 6.7% के बीच में होगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अनुमान लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है, ये लगाया गया है 6.6 से लेकर 6.8 तक। ठीक है, तो 6.6% से लेकर 6.8% तक ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भारत के आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितना अनुमान लगाया है 2025-26 के लिए, तो 6.6% से लेकर 6.7%, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो अनुमान लगाया है 6.6% से लेकर 6.8% तक, ये आपका आर्थिक विकास दर का जो है लक्ष्य रखा गया है इनके द्वारा। ठीक है, अनुमान लगाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है,
विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा कहाँ किया गया? तो विकसित भारत युवा नेता संवाद का जो आयोजन किया गया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा कहाँ किया गया, ये पूछा गया है। जयपुर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, मुंबई के अंदर या नई दिल्ली के अंदर। तो इसका जो आयोजन किया गया है युवा नेता संवाद कार्यक्रम, ठीक है, मतलब युवा सांसद कार्यक्रम है, युवा सांसद इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित होते हैं। तो जो सारे युवा सांसद थे यहाँ सम्मिलित हुए थे। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। याद रखिएगा, ये जो है भारत युवा नेता संवाद, ठीक है, ये सारे युवा सांसद यहाँ भाग लेते हैं। नेक्स्ट है प्रयागराज में रेडियो चैनल कुंभावनी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो प्रयागराज के अंदर जो रेडियो चैनल का अनावरण किया गया है, रेडियो चैनल का प्रारंभ किया गया है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो जो इसका अनावरण किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है रेडियो चैनल का, जिसका नाम क्या है? कुंभावनी। तो इस कुंभावनी चैनल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगलुरु, अहमदाबाद, बड़ोदरा और चेन्नई। तो दिव्य कला मेला का जो आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है, ये पूछा गया है। तो दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है आपके बड़ोदरा के अंदर। तो इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के अंदर बड़ोदरा में। तो दिव्य कला मेला, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपसे मेला के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा महाकुंभ चल रहा है ना। इस बार कौन सा कुंभ है? महाकुंभ। तो महाकुंभ चल रहा है, मेला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे आप पूछा जा सकता है मांडू महोत्सव, या मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये जो मांडू महोत्सव होता है किस राज्य में होता है? तो ये जो मांडू महोत्सव होता है आपका होता है मध्य प्रदेश राज्य। और जल्लीकट्टू जो होता है ये कहाँ पर आयोजन होता है इसका? तो ये उत्सव मनाया जाता है आपका जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर, और बिहू पर्व असम के अंदर आपका सेलिब्रेट होता है, बिहू पर्व असम में। और जो लोसर महोत्सव है, लोसर महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? लद्दाख के अंदर, लद्दाख में, ठीक है, लोसर महोत्सव। एक होता है आपका लोसांग महोत्सव, लोसांग, और लोसांग होता है आपका सिक्किम में, सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए लोसर महोत्सव तो लद्दाख के अंदर, और लोसांग महोत्सव सिक्किम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंदर, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव। और आपका बोनालू महोत्सव, बोनालू जो त्योहार होता है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना में बोनालू त्योहार तेलंगाना में। और ओणम महोत्सव, ओणम त्योहार आपका केरल के अंदर, ठीक है, ओणम त्योहार केरल। और हरेली त्योहार आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार। और मिंजर मेला आपका ये लगता है आपका मिंजर मेला, ठीक है, मिंजर मेला। और ये मिंजर मेला लगता है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे उत्सव याद रखिएगा, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, बिहू असम, और लोसर महोत्सव आपका लद्दाख, लोसांग आपका सिक्किम के अंदर आयोजित होता है। उसके बाद हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में, बोनालू महोत्सव तेलंगाना के अंदर, और ओणम त्योहार केरल के अंदर। और उसके बाद हरेली त्योहार आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। मिंजर मेला जो है आपका ये कहाँ पर आयोजित होता है? मिंजर मेला ये बनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरहुल त्योहार पूछा जाए, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आप जानते हो सरहुल त्योहार मनाया जाता है आपके झारखंड में, झारखंड में। पोंगल त्योहार मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु, पोंगल त्योहार तमिलनाडु। अगर अड्डुकल पोंगल पूछा जाए
अट्टुकल पोंगल। ठीक, तो अट्टुकल पोंगल आपका केरल के अंदर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल केरल में। और अगर पोंगल पूछा जाए केवल तो तमिलनाडु में। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल आपका केरल। उसके बाद बोमचू त्योहार। बोमचू त्योहार आपका सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, सिक्किम में बोमचू त्योहार। और ट्यूलिप जो है, ट्यूलिप महोत्सव, ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप महोत्सव। लोहरी महोत्सव पंजाब के अंदर, पंजाब में मनाया जाता है हमारा लोहरी महोत्सव। और हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है बाबू आपका लद्दाख के अंदर। ठीक है, और डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल डोल उत्सव। और आपका जो हरेला पर्व है, हरेला, हरेला ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है हरेला त्योहार। ठीक है, हरेली पूछा जाए, हरेली त्योहार आपका तो छत्तीसगढ़ के अंदर, और हरेला पूछा जाए, हरेला त्योहार मनाया जाता है आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण उत्सव जो या मेले हैं आपसे पूछे जाते हैं, तो सारे जो है ये उत्सव या मेले आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो आधारशिला रखी गई है किस राज्य में रखी गई है पूछा गया हमसे। तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई। तो ये जो पहले हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, या भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा, है ना, सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया गया। इसको स्थापित किया जा रहा है कहां पे? ये जो प्लांट लगाया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है, कहां पे बनाया जा रहा है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, मादक पदार्थों के तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो जो मादक पदार्थ हैं इसका जो तस्करी किया जाता है, या हमने कहा इससे संबंधित जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके पैमाने को निर्धारित करने के लिए, उससे हमने कहा उसको जो है निश्चित करने के लिए, इसके लिए इसका जो एनसीबी, आप जानते हैं ना एनसीबी, तो जिसको हम नारकोटिक ब्यूरो कहते हैं, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 1989 में बना था आपका, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपका आप जानते हैं दिल्ली में है, दिल्ली। एनसीबी का मुख्यालय जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो इसी के हमने कहा चलते जो है यहाँ पर एक बैठक हुई है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा। ठीक है, मादक पदार्थों के तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक, क्योंकि क्षेत्रीय बैठक का मतलब ये होता है, ये जो आपका एनसीबी है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, इसके क्षेत्रीय मुख्यालय होते हैं। जैसे आपके लखनऊ में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके अलावा बेंगलुरु में, इस तरह से चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय, बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। तो इसका जो मुख्यालय लेकिन कहाँ पे? दिल्ली में है। तो अभी दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, महाकुंभ मेला बीमा किस कंपनी और बैंक के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया? तो जो महाकुंभ बीमा है, महाकुंभ इंश्योरेंस है, अगर महाकुंभ में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका जो है इंश्योरेंस होगा, ऐसा कहा गया है किसके द्वारा? तो ये जो महाकुंभ इंश्योरेंस है या बीमा किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? तो दो कंपनियों ने मिलकर, एक फोन पे आपका, फोन पे और आईसीआईसीआई के द्वारा, आईसीआई लोम्बार्ड है, इसको लोम्बार्ड कहा गया है, लोम्बार्ड। इन दो कंपनियों के द्वारा क्या किया गया है कि जो लोग फोन पे वगैरह चलाते हैं, जितने यूजर हैं फोन पे के, अगर वो कुंभ में जाते हैं तो उनके लिए एक बीमा कवर दिया जाएगा, है ना। तो जो कुंभ में जाते हैं, जितने लोग फोन पे यूज करते हैं, जो यूजर है फोन पे के, उनको जो है बीमा कवर दिया जाएगा इनके द्वारा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा और फोन पे के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? फोन पे और बैंक ऑफ बड़ौदा, फोन पे और आईसीआईसीआई बैंक
फोन पे और पंजाब नेशनल बैंक, फोन पे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं बिल कौन सा होगा हमारा, फोन पे और ICICI बैंक, ठीक है। बीमा को भर दिया जाएगा जो यूजर है फोन पे के, अगर वो कुंभ मेले में जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हमारा किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ये पूछा गया है। तो 25 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। तो आप जानते हैं 25 जनवरी को आपका क्या होता है, विश्व मतदाता दिवस, विश्व मतदाता दिवस, विश्व मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है। और 9 जनवरी को होता है आपका प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। और 10 जनवरी को होता है आपका विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा, सी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप जानते हो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है तो आपका 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, है ना। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया था। और उसी के दिन हमने कहा 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और एक अनुच्छेद हमारा 351, अनुच्छेद 351, ये क्या कहता है कि हिंदी का संरक्षण और हिंदी के विकास के लिए कार्य किया जाए। ये संविधान में लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य है वह हिंदी के विकास और उसके संरक्षण के लिए कार्य करे, अनुच्छेद 351 में, ठीक। इतनी बातें याद रखिएगा हिंदी के बारे में। और पहला जो हिंदी दिवस मनाया गया था 1975 में, पहली बार जब हिंदी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया 1975 में, जब इंदिरा गांधी थी उस समय नागपुर में पहला आयोजन हुआ था हिंदी दिवस का। तो पहला हिंदी दिवस 1975 में कहाँ पर मनाया गया था, तो नागपुर के अंदर। और इस बार की जो हिंदी दिवस की थीम याद रखिएगा, अगर पूछा जाए 2025 में हिंदी दिवस की थीम क्या है, तो इसकी जो मुख्य थीम है, मुख्य थीम वैश्विक एकता और संस्कृत वैश्विक एकता और संस्कृत के लिए गर्व की हिंदी, वैश्विक एकता और संस्कृत के लिए गर्व की हिंदी, ये जो है इसका हमने कहा इस बार का थीम है हिंदी दिवस का, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस आपको बता दिया गया कौन सा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को आपका होता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके अलावा आपका विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 1 मई को आपका क्या होता है विश्व मजदूर दिवस, ठीक है। और उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को होता है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व जल दिवस ये होता है आपका 22 मार्च को। ये सारे दिवस बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, जैसे आपका विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व मजदूर दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस आपका होता है 22 मार्च को। और आपका जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है ये कब होता है, 28 फरवरी को, ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा जो अन्य दिवस होते हैं आपसे पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो आप जानते हो जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को होता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को,
8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 11 अक्टूबर को होता है आपका, 11 अक्टूबर को भी याद रखना, 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस तो 22 मई को होता है, 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस। और विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और जो है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, 15 मार्च को क्या होता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, और आपका विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। ठीक है, तो बाबू इतने सारे जो आपके इम्पोर्टेंट तिथियां होती हैं, महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है कि किसी भी परीक्षा में कि इस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इतने सारे दिवस आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एग्री नेटवर्क के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किसके साथ समझौता किया है, एग्री नेटवर्क। एग्री नेटवर्क का मतलब हमने कहा इस तरह से कि जैसे जो ये समझौता किया जाएगा तो कृषि ऋण या कृषि ऋण प्रदान करने के लिए, या हमने कहा जितने उत्पाद होते हैं कृषि उत्पाद, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, या अन्य जो उपकरण होते हैं, कृषि उपकरण होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए एक जो है आपका एग्री नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। तो ये किसके साथ समझौता करके ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है कर रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये एग्री नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमने कहा विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ऋण कैसे मिलता है किसान को, किस तरह से मिल सकता है उसको ऋण, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उसके अलावा हमने कहा कि विभिन्न उर्वरक के बारे में, बीजों के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हो सके, उसके लिए ये एग्री नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। और किसके साथ मिलकर, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर इस नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो गूगल क्लाउड के साथ। अगला हमारा है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग, भारत की रैंक कितनी हो चुकी है। तो जो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंक क्या हो चुकी है। तो आप जानते हो जो हेनले पासपोर्ट होता है, हेनले पासपोर्ट के अंतर्गत क्या आप देखते हो कि वीजा प्रदान किया जाता है, वीजा किसी भी देश का वीजा मिलता है, वीजा। ठीक है, और ये जो वीजा होता है कितना सुलभ है, वह वीजा कितना सुलभ है, मतलब वहां लोग जो है उस देश का वीजा प्राप्त कर सकते हैं, वो वीजा प्राप्त करने में कितनी सुलभता है, उसके लिए हेनले पासपोर्ट जारी किया जाता है। और ये जो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग होती है, इस समय आप देखोगे हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की कौन सी स्थान हो गई है, 50वें स्थान हो गई है। ठीक है, तो 50वें स्थान हो गई है, पहले 82वीं थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक। अब इस वर्तमान समय में कौन सी रैंक हो गई है, तो वर्तमान समय में आपकी 50वीं रैंक हो चुकी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और अब जो है 57 देशों के लोग भारत का वीजा प्राप्त कर सकते हैं। कितने देश, 57। रैंकिंग हमने कहा 85 है, लेकिन 57 देशों के लोग जो है भारत का वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ तो 57 देश के लोग, ठीक है, भारत का वीजा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सबसे सुलभ है, जहां का वीजा हमने कहा ज्यादा लोग प्राप्त कर सकते हैं, वह है आपका सिंगापुर। और सिंगापुर का प्रथम स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। किसका प्रथम स्थान है, सिंगापुर का। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जब भी पूछा जाए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, तो 50वां रैंक है। और जो है प्रथम रैंक पर कौन है, वो आपका सिंगापुर है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसके अलावा कुछ अन्य इंडेक्स याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के द्वारा जो रैंक है, जो इसमें रैंक है, वो कौन सी है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे तो इसमें जो रैंक है 41वीं रैंक है। ठीक है, जो एफडीआई होता है, जो बाहर के लोग अपने यहाँ निवेश करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में या किसी भी हमने कहा आपके जो क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो उसके लिए जो है जो आपका इंडेक्स जारी किया जाता है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में जो इंडेक्स है,
इंडेक्स में भारत की रैंक है 41वीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आपकी 63वीं रैंक है। भारत की कौन सी रैंक है? 63वीं रैंक है। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वीं रैंक है भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और वैश्विक भूख सूचकांक में 105वीं रैंक है वर्तमान में, 105वीं रैंक, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में 134वीं रैंक हो गई है, 134वीं रैंक मानव विकास सूचकांक में। और विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वीं रैंक, विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सी रैंक है? 126वीं, ठीक है। तो याद रखना, निवेश रिपोर्ट में 41वीं रैंक, और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की 63वीं रैंक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की 39वीं रैंक, और वैश्विक भूख सूचकांक में हंगर इंडेक्स जिसको कहा जाता है, हंगर इंडेक्स में 105वीं रैंक, और मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 134वीं हो गई है, और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं हो गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अन्य आपके सूचकांक हैं, जैसे लोकतंत्र सूचकांक, तो लोकतंत्र सूचकांक में या लोकतंत्र इंडेक्स में आपकी कौन सी रैंक है, ये पूछा गया है। तो लोकतंत्र सूचकांक में जो आपकी रैंक है ये आपकी 40वीं है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 41वीं है, ठीक है, 41वीं लोकतंत्र सूचकांक में। तो जो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें 41वीं रैंक है, और आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आप जानते हो कौन सी रैंक है, 50वीं रैंक है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में, तो वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक इसका जो अभी आंकड़ा है ये क्लियर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, तो जो यूनिकॉर्न होता है, यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं, कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां किस देश के अंतर्गत आती हैं, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3री है। कौन सी? 3री रैंक है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। और यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी करता है? हुरून ग्लोबल जो संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स में भारत की 3री रैंक है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सी रैंक है? मैंने कहा 10वीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक हो चुकी है 159वीं, मतलब काफी नीचे है भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वीं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में, तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वीं रैंक है। कितने लोग यहाँ यात्रा करते हैं और पर्यटन के लिए आते हैं भारत के अंदर, उसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 39वीं रैंक है, ठीक है। बाकी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वीं रैंक है। 180 देशों में से 176वीं रैंक किसकी है? भारत की। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जब पूछा जाए, लोकतंत्र सूचकांक में 41, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85, और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3री है, और वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं रैंक है भारत की, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वीं है, और आपका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में जो रैंक है 39वीं है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में बाबू आपकी रैंक है 176वीं, ठीक है। इतने सारे इंडेक्स आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो जो आपका देश है लेबनान, एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो आपका लेबनान देश है कहां पर आता है? हमने कहा एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया में जो सीरिया है, इसके उत्तर में सीरिया है, और जो है दक्षिण में कौन सा देश है आपका? जॉर्डन है। उसी के बीच में एक देश आपका पड़ता है, उसको कहते हैं लेबनान, है ना। अरब प्रायद्वीप के अंदर जो आपका सीरिया इसके उत्तर में है, और इसके पूर्व में कौन सा, उसके दक्षिण में कौन सा देश है? आपका जॉर्डन है। उसी के बीच में एक देश है लेबनान। और यहाँ के राष्ट्रपति, अब यहाँ 2 सालों तक हमने कहा इतना राजनीतिक गतिरोध था कि यहाँ पर हमने कहा कोई राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा था। तो हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे पूछा गया हमसे, लेबनान के। तो यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं आपके जोसेफ आन, ठीक है। जोसेफ आन को राष्ट्रपति बनाया गया है लेबनान का। लेबनान की राजधानी आप जानते हो कौन सी है? बेरूत, ठीक है। भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है, तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ देश का आपका कौन सा है? लेबनान। और लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति हो चुके हैं जोसेफ आन, ठीक है। और लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत है। अगला है, ठीक है। तो इतने प्रश्न थे हमारे आज के करंट अफेयर के अंतर्गत। तो जो रोज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है उसको लेकर आता हूं मैं, और उसके साथ साथ
स्टैटिक जीके भी होता है। तो आप अगर क्लास को पूरा देखते हो और अंत तक देखते हो तो आपका करंट अफेयर रोज का अपडेट होता ही है। उसके अलावा आप देखोगे तो आपका स्टैटिक जीके भी जो है अपडेट होता रहता है, क्योंकि मैं चीज़ें रिपीट कराता रहता हूँ। उसके अंदर जितने करंट अफेयर होते हैं उसी से जोड़कर चीज़ें आपकी रिपीट भी होती रहती हैं, चाहे आपका दिवस हो या उससे संबंधित हमने कहा बहुत सारे इंडेक्स हो, सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।